हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपके लिए लेकर आया हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिनसे आपका रिवीजन होगा। और जो सेक्शंस आपके कहीं छूट गए हैं या आपको लग रहा है कि यार कुछ वीक रह गए हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट कराने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया को फॉलो करते हैं, एक वो जिन्हें दुनिया फॉलो करती है ना। कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, सांचा कहते हैं फ्रेम को, जिन्होंने सिचुएशन को स्वीकार कर लिया। और कुछ लोग थे दूसरे तरह के जो वक्त के सांचे बदल गए। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज किसी की निगेटिव बातों में नहीं आना है, अपने दिमाग और बुद्धि विवेक से काम लेना है, फोकस करना है और इस रिवीजन कोर्स के साथ 100% आउटपुट निकालना है। क्योंकि प्यारे बच्चों, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं बल्कि मोशन एजुकेशन की पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि थ्योरी के लिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर आपको थ्योरी में जरा सी भी डाउट है तो स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड लेक्चर है, कम टाइम में। अब कोई कहेगा सर इतना टाइम तो बचा नहीं, मैं कह रहा हूं कम टाइम में ही रिकॉर्डेड है। आप मोशन की ऐप डाउनलोड करें, उसमें मोशन की ऐप में जाकर के नीट महामैराथन पर जाएं, फ्री सब्सक्रिप्शन है प्यारे बच्चों, और वहां से आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिलने वाला है। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में सारी इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर आपको मिलेंगी। ये हमारा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने पिछले साल भी कोविड में बहुत काम किया था, उसका बहुत रेस्पॉन्स हम लोगों को मिला। चलिए खैर, समय ना खराब करते हुए, और मैं आपसे निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, प्लीज हल्का काम अपने को नहीं करना है, हल्का कुछ नहीं होता। मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज सारे लेक्चर को अच्छे से देखें पूरी तरह से, और जो कहा गया उसको अच्छे से फॉलो करें। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्सवाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स एफ such that the value of its linear momentum at any time t is given by the angle theta between p vector and f vector at time t will be। हाँ भाई, बहुत प्यारा सवाल है स्टूडेंट्स। आइए फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले सब बच्चे जानते हैं रिश्ता क्या कहलाता है, किस किस के बीच का रिश्ता। सर एफ इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, डी पी बाई डी टी। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्स निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि एंगल निकालने का एक मतलब फॉर्मूला मेरे पास होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, हाँ बेटे, अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्लियर है। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, पी वेक्टर को लिख सकता हूं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। हाँ जी, कैस पी वेक्टर को लिख सकता हूं 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप। क्लियर है सबको। हाँ जी, क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, किसके रेस्पेक्ट में भाई, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। हाँ जी, कोविड ना होता तो बोर्ड पर दिखाता तुम्हें कि ये भी सर क्या चीज है, लेकिन अब ठीक है भाई, क्या करें बेटे, जान बचा लो, मेहनत कर लो। हाँ जी, डीपी बाई डी टी। बेटे कॉस का डिफ्रेंशिएशन हुआ सर -sin t आई कैप, और बेटे इसका हुआ 2 cos t जे कैप। तो यहां से मेरे पास ये एफ वेक्टर आ गया है स्टूडेंट्स, क्या जी सर, -2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t जे कैप। बाकी अब आप समझदार हैं। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, किसका, पी वेक्टर का और एफ वेक्टर का। प्यारे बच्चों, जब पी वेक्टर और एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करने पर देखो भाई, ये एफ है, ये पी है बेटे, इसकी प्रोडक्ट इससे कर दो, आई भूल जाओ, इसका प्रोडक्ट इससे कर दो। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये कितना आएगा, इट कम्स आउट टू बी 0। तो समझ जाइए दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं सर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो क्लियर है प्यारे बच्चों, इस एक क्वेश्चन से एफ और पी का रिलेशन, फिर इनके बीच का एंगल, डिफरेंशिएशन, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, वाह, ये ग्राफ का सवाल है। ग्राफ जिसको देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बिल्कुल डरने और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। ए फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए लीनियर मोशन शोन इन अ फिगर वेयर द सेगमेंट्स आर सर्कुलर। ध्यान दीजिए बेटे, कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अवेयरनेस ही होती है। अगर हमारी अवेयरनेस बढ़िया है क्वेश्चन को पढ़ते समय, तो कोई गलती नहीं होती है। हाँ प्यारे बच्चों, सर्कुलर वर्ड पे कोशिश कीजिए, फोकस कीजिए। द लीनियर मोमेंटम गेन बिटवीन 0 से 8 सेकंड के बीच में आपको बताना है कितना लीनियर मोमेंटम बॉडी ने क्या किया प्यारे बच्चों,
गेन किया है। कैसा बच्चों को क्लियर है? गेन करने का मतलब होता है सीधे सीधे चेंज इन मोमेंटम। क्या मेरी बात सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। सो दैट चेंज इन मोमेंटम हैज टू बी कैलकुलेटेड। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, हाँ जी, थ्योरी भी पढ़ेंगे यहाँ से। जो बेटे एफटी ग्राफ होता है स्टूडेंट, इस एफटी ग्राफ का जो एरिया एफ डी टी होता है, ये एरिया हमें क्या बताता है सर? ये एरिया बताता है चेंज इन मोमेंटम। क्या बताता है बेटे? दिस गिव्स द चेंज इन मोमेंटम। और सब बच्चे जाने, अगर ऊपर वाला एरिया है तो पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया है तो नेगेटिव। प्यारे बच्चों साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई पीटी ग्राफ हो, यानी कि मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ, तो मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटे, यानी कि जो इसका टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा प्यारे बच्चों डीपी बाई डी टी मुझे बताता है किसके बारे में? मुझे बताता है फोर्स के बारे में। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। चलो जी, हाँ बेटे, एक क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल मतलब पौवा है ना, पौवा मतलब 1/4 सर्कल। ओके बेटा, ये क्या है सर? ये दद्दा अद्धा है। हाँ जी, ये 1/2 हुआ प्यारे बच्चों, और ये कितना हुआ? क्या ये भी 1/4 है? यानी कि अगर किसी सर्कल का एरिया स्टूडेंट्स ए है, कितना है बेटे? अगर इस सर्कल का एरिया ए है तो क्या ये a/4? क्या बेटे ये a/2? और क्या ये a इंटू 1/4 होगा? और कमाल की बात क्या है? कमाल की बात ये है स्टूडेंट्स कि ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। तो जो नेट आ जाएगा, क्या नेट आ जाएगा? -1/4a। हाँ बेटे, क्या +1/2a? क्या फिर आ जाएगा मेरे पास? हाँ जी, क्या सर? -1/4a। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका बी ऑप्शन सही है। क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलो बेटे बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कम से कम हम वो तो करें भाई, भागते चोर की लंगोटी से ही कम से कम जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो उन सब बातों का ध्यान रखें। कोई इंपॉर्टेंट यार गैस ही छुप जाए यार। 10 ऐसे लिखवाए और 10 में से 4 आए, क्या इंपॉर्टेंट है? 4 ऐसे लिखवाए और 4 में से 3 आए, इसे इंपॉर्टेंट कहते हैं। और प्यारे बच्चों विगत वर्षों के अनुभव ये कहते हैं कि अगर आपने हमारे जैसे टीचर्स के एक्सपीरियंस से कोई फायदा उठाया तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं प्यारे बच्चों की पेपर भी इसी में से कहीं ना कहीं आने वाला है। लेकिन फोकस कीजिए, क्या कीजिए? फोकस। चलो प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। ए फोर्स एक्टिंग, ओहो कुछ बच्चों ने तो मेरी बातों के चक्कर में सवाल कर भी लिया होगा। ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ इतने, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। तो बेटे 0 से लेकर के, कहां से लेकर के स्टूडेंट? 0 से लेकर के, हाँ जी, 0 से लेकर के कहां तक सर? इस 8 तक का क्या निकालना है? अगर मैं एरिया निकाल लूंगा तो क्या बेटे मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो भाई फटाफट से एरिया निकालो। ये ऊपर वाला सर पॉजिटिव एरिया, ये नीचे वाला नेगेटिव एरिया, ये वाला पॉजिटिव एरिया। क्या क्लियर है? चलो बेटे फटाफट से इस वाले एरिया को कैलकुलेट करते हैं। सर हाफ इंटू बेस बोले तो 2, हाइट बोले तो 6 छम्मा छम्मा, क्या ये 6 आ गया है? इसी प्रकार स्टूडेंट्स A2 लिखना चाहता हूं। सर A2 को मैं लिखूंगा, हाँ जी, A2 को लिखूंगा सर 2 इंटू -3 यानी कि -6, है ना बेटे? नहीं चाहे तो मैग्नीट्यूड के साथ भी माइनस साइन लगा सकते हैं। चलो भाई प्यारे बच्चों, अब हमें चाहिए A3। हाँ जी, और ये जो A3 होगा क्या वो ये वाला होगा? एंड दिस A3 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, इसको क्या लिख सकता हूं सर? इसको लिख सकते हैं आप, हाँ जी, क्या बेटे ये आ गया कितना? ये आ गया सर 2, और ये आ गया बेटे 3, यानी कि 2 3 जा 6। क्लियर है? चलो भाई फटाफट से इसको जोड़ दो। इसको जोड़ेंगे तो ए नेट चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, जो कि A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा बेटे। A1 कितना है? 6 -6 प्लस 6, 6 से 6 छम्मा छम्मा हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा
6 न्यूटन इंटू सेकेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी सही होगा। चलिए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। अरे वाह जी वाह, ऐसे क्वेश्चंस की ही तो इंतजार कर रहे थे सर। चलो बेटे ध्यान से देखें इस सवाल को प्यारे बच्चों। ए 50 kg homogeneous smooth sphere rest on 30-degree inclined at bears against the smooth vertical wall B. Calculate the contact forces at A and B. बेटे कांटेक्ट फोर्स को क्या आप यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं? यस सर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो क्या होता है? नॉर्मल। और नॉर्मल प्यारे बच्चों हमेशा किसी भी दी गई सरफेस के कहां पर लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। और प्यारे बच्चों किसी स्फेरिकल बॉडी के लिए, किसके लिए? किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए प्यारे बच्चों ये जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा ही, लेकिन हमेशा कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास होगी? दैट नॉर्मल रिएक्शन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? चलो प्यारे बच्चों ध्यान से देखते हैं, मजा आने वाला है। हाँ जी वाह जी वाह, कितने कॉन्टेक्ट हैं सर? सर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 कॉन्टेक्ट। क्या बेटे? एक कॉन्टेक्ट ये और बेटे दूसरा कॉन्टेक्ट ये। हाँ जी। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से एक नॉर्मल तो ये होगा जो कि इस स्फीयर के सेंटर से पास होगा, इसको मैं कह रहा हूं एन ए। क्या कह रहा हूं बेटे? एन ए। और एक नॉर्मल ये होगा जो इसके सेंटर से पास होगा, इसको कह रहा हूं बेटे एन बी। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो एक एन ए आ गया है और एक मेरे पास क्या आ गया है? एन बी। वाह जी वाह, छोटी भी बड़ी भी, बड़ी भी छोटी भी। चलो बेटे अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे व्हाट वी हैव टू राइट, वी वांट टू राइट एक्चुअली द एंगल। हाँ बेटे ये एक लाइन ड्रॉ की, चलो जी ये 30 है, तो बेटे ये वाला एंगल कितना है? 30 है। ओके। और ऐसे भी लिख सकते हैं जब ये वाला 30 है तो बेटे फिर मेरे पास हाँ जी एक आ गया ये वाला 60 और बेटे ये वाला 30, तो ये वाला 60। क्या सबको क्लियर है? तो इस तरह से मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। बॉडी का मास कितना है स्टूडेंट्स? बॉडी का मास आपको दिया है कितने केजी? 50 केजी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इसका एक मुक्त अवस्था चित्र। मुक्त अवस्था चित्र मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में प्यारे बच्चों 50G कहाँ लग रहा है? 50G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्या बेटे ये इधर की तरह जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, क्या बेटे ये एनबी होगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा एंगल वैंगल के लिए किसी सर से हेल्प ले लिया करो बेटे, कोई मना नहीं करता है। हमें हमेशा हेल्प मांगने के लिए और हेल्प करने के लिए आगे रहना चाहिए। चलो मेरे बच्चों, क्या ये वाला एंगल कितने डिग्री था? क्या ये एंगल 60 डिग्री था? तो बेटे ये वाला एंगल यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा। चलो भाई फटाफट से फोर्स बैलेंस कर दीजिए। एन ए का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एन ए का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट सर जीवन में एक ही तो चीज सीखी है, थीटा के साथ वाला cos 60, दूसरे वाला सर साइन 60। क्या सब बच्चों को क्लियर है? बस बेटे हो गया अपना काम। चलो जरा फटाफट से फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ? हाँ जी, एन ए साइन 60 इज इक्वल्स टू बेटे 500। तो एन ए इज इक्वल्स टू 500 अपॉन साइन 60 होता है स्टूडेंट्स √3/2। तो यह आ गया बेटे 1000 अपॉन √3 न्यूटन। क्या सब बच्चों को क्लियर है? और बेटे जब एन बी निकालने की बारी आएगी तो ये होगा एन ए कॉस 60। क्लियर है? यानी कि सर एन ए अपॉन 2 यानी कि 1000 अपॉन √3। हाँ जी बेटे, क्या इसका कितना करना है? 1/2 कर दूंगा तो बेटे ये आ जाएगा 500
√3। क्या सब बच्चों को क्लियर है? 500/√3। तो मैं कह सकता हूं वाओ, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए ऑप्शन प्यारे बच्चों सही होगा। क्लियर है? तो अल्टीमेटली एक बार फिर अच्छे से समझें। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है? सबसे पहला काम, नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक नॉर्मल बनाइए, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा नॉर्मल बनाइए। और mg कहाँ लग रहा है स्टूडेंट्स? सर mg एक्ट कर रहा होगा बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बना के इसका FBD अपना काम चल जाएगा। ऐसा क्यों लग रहा है? सब बच्चों को समझ में आ गया होगा पक्के से। चलो बेटे, अच्छा ऐसा क्वेश्चन जिसमें भी आपको लगे कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है बेटे, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा कहीं देख लो, मॉड्यूल वॉड्यूल में मिल जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन का आइडिया ले लो और अपना काम चला दो। क्लियर है सब बच्चों को? और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आपको लग रहा है कि सर मुझे इस पे 4 5 6 सवाल और अच्छे करने हैं, तो बेहिचक मोशन लर्निंग ऐप ज्वाइन करो बेटे। विश्वास करो, कोई स्वार्थ नहीं है, बस केवल इतना है कि सब घर में रह के पढ़ सकें, क्योंकि कोविड की एक क्रिटिकल सिचुएशन है ना। जितना अपने को बचा सके उतना बढ़िया है बेटे। मेरा बस आपसे इतना ही कहना है, घर बैठ के फोकस होकर के मोबाइल को एरोप्लेन मोड में लगा करके जब पढ़ रहे हो, अभी तो देखना पड़ेगा, है ना, और अपना बढ़िया फोकस करके पढ़ोगे, सब चीजें यहीं पर आपके सामने उपस्थित होंगी। तो ऐसा क्यों लग रहा है? सबको समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल। वाह जी वाह, देखो भाई फटाफट से स्पीड से काम करो। 3 blocks A, B, C are suspended as shown in the figure. Mass of each block A and C are m. If the system is in equilibrium and mass of B is capital M. ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सवाल देखते ही हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे तो आपको 1 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा प्यारे बच्चों। हाँ जी, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिया है। चलो स्टूडेंट्स, फटाफट से सीखते हैं, सवाल को समझते हैं। हर क्वेश्चन बेटे कुछ ना कुछ आपको दे करके जाएगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन को? सबसे बड़ी बात, क्या इक्विलिब्रियम है? यस सर। इक्विलिब्रियम में प्यारे बच्चों फोर्सेस को क्या करना है? बैलेंस। चलो जी बताओ सर, सबसे पहले यहाँ पर क्या mg नीचे लग रहा होगा? एग्जैक्टली क्या बेटे इस पर भी एक mg नीचे लग रहा होगा? क्या रस्सी में टेंशन T आ जाएगी? इस रस्सी में टेंशन T आ जाएगी। एक रस्सी में टेंशन हमेशा क्या रहती है बेटे? T। ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल थीटा मान लेता हूँ। हाँ प्यारे बच्चों, ये भी मेरे पास T है और ये भी मेरे पास T है। और स्टूडेंट्स, B का जो मास है वो कैपिटल M है, तो कैपिटल mg डाउनवर्ड लगने वाला है। अभी बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं आज यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? पिछली क्लास में तो वैसे भी कोविड की इंजेक्शन लगवा रखी थी भाई, बुखार हो रहा था, ठीक है। चलो अब बेटे अलग अलग FBD बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस A का FBD बनाऊं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या इस बॉडी A के लिए mg नीचे और टेंशन ऊपर लग रहा होगा? यस सर। हाँ बेटा जी। क्या इस पर इधर की तरफ दो दो टी लग रहे होंगे, और टी के कारण ये थीटा ये थीटा? हाँ बेटे। क्या 2t cos थीटा और t का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर बेटे t sin थीटा हो गए क्या? सर छम्मा छम्मा। चलो भाई, हाँ जी। इसके बाद प्यारे बच्चों कैपिटल mg आ जाएगा। और c की बात एक ही है, c का बनाया या a का बनाया कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो बेटे ध्यान से देखें, तो क्या 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल mg? बेटे क्या यहाँ से t की वैल्यू स्मॉल mg आ जाएगी, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या 2 इंटू स्मॉल mg cos थीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल mg? तो यहाँ से g से g छम्मा छम्मा हो गए। क्या बेटे दिस cos थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ जी सर, कैपिटल M/2m। अब यहां तक तो सब बच्चे पहुंच गए थे। अब थोड़ा सा पेशेंस रखें प्यारे बच्चों। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी हो cos थीटा sin थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। यस, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखना होगा भाई, कि जो cos थीटा होता है प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? कम होती है। क्योंकि जब इस सिचुएशन में आपको डायग्राम दिया है, तो ऑब्वियस है थीटा 0 तो नहीं है, थीटा कुछ ना कुछ है। और अगर थीटा कुछ भी है तो हमेशा ध्यान रखना cos थीटा की वैल्यू 1 से कम होगी। मजा आ गया साहब। तो क्या बेटे m/2m इज दिस? तो क्या m/2m जब लेस देन 1 है, तो क्या m इज लेस देन प्यारे बच्चों 2m आ जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट
आंसर। चलें बेटे बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ये सवाल तो तुम्हारे लिए बच्चों वाला सवाल है। चलो बेटे फटाफट से एंगल मिलाओ, सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इंतजार करने का समय नहीं है भाई। चलो सबसे पहले बताइए, क्या बेटे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? क्या 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? यस सर। देखो बेटा इस रस्सी में टेंशन कितनी आ गई टी, इसमें कितनी आ गई टी, और प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दें तो यहाँ जो टेंशन होगी वो 2T होगी, क्योंकि जब रस्सी डबल की सिंगल होती है तो टेंशन कितनी हो जाती है? डबल हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। और इस पर टेंशन 2T होगी तो इस पर नीचे की तरफ भी 2T होगी। चलो हाँ बेटे, इस पर ये कितना हुआ? T1 और ये कितना हुआ? T2। चलिए फटाफट से इस वाले पार्ट का पर फोर्स लिखते हैं। जब इस वाले पार्ट पर फोर्स लिखेंगे तो क्या इस पर 2T कहाँ आ रहा होगा? नीचे की तरफ। इधर की तरफ आ रहा होगा बेटे T2 और इधर की तरफ आ रहा होगा T1। क्या सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। बेटे ये वाला एंगल 60 है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल 30 होगा, जबकि हाँ जी ये वाला एंगल 30 है। तो बेटा जी क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा? तुम यहाँ का क्या कर रहे हो? वापस जाओ। हाँ जी, ये 30 थोड़ा सा गलत बन गया था। हाँ जी, तो बेटे इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये 30 होगा, और इसी प्रकार स्टूडेंट्स जब ये 30 था तो ये वाला एंगल 60 होगा। क्या सब बच्चों को क्लियर है? और इस वाले ब्लॉक के बारे में क्या विचार है? इस वाले ब्लॉक के बारे में सर, इस वाले ब्लॉक के बारे में मुझे पता है that t इज इक्वल्स टू 100। तो क्या ये आ गया 2 into 100 यानी कि 200। क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलो बेटे फटाफट से अब इस T1 के कंपोनेंट करते हैं। हाँ जी, ये वाला एंगल 30 डिग्री है भाई साहब। कौन से वाला? ये वाला एंगल 30 डिग्री है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब सर ये वाला जो एंगल ये होगा T1 sin 30। क्या होगा? T1 sin 30। इसी प्रकार ये होगा T2 sin 60, और बेटे ऊपर की तरफ आ जाएगा T1 cos 30 प्लस T2 cos 60। क्या सब बच्चों को क्लियर है? बस जी हो गया अपना तो काम। पूछ क्या रहा है मुझसे? मुझसे पूछ रहा है टेंशन T2 की वैल्यू बताइए। तो बेटे थोड़ी मेहनत है, चलो फटाफट से। एक रिलेशन T2 T1 में क्या आ रही है? सर T1 sin 30 इज इक्वल्स टू T2 sin 60। बेटे स्पीडली काम करो। T1 इंटू साइन 30 बोले तो 1/2, ये कितना आ गया? √3/2। 2 से टूट गया तो क्या T1 बराबर कितना आ गया बेटे? सर ये आ गया मेरे पास T2 √3। T1 is equals to T1 is equals to हाँ जी 32√3। क्लियर है? तो यहां से ये मेरे पास वैल्यू आ गई। चलो भाई अब एक y वाली इक्वेशन और लिख लेते हैं। अगर अपन y की बात करें तो y वाली इक्वेशन में बेटे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? क्या नीचे की तरफ 200 लग रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है सर T1। बेटे cos 30 को क्या लिख लूं डायरेक्ट? सर cos 30 को लिख लीजिए √3/2। ओके हाँ बेटा, और इसको cos 60 को लिखेंगे T2/2 बस, यानी कि 200 इज इक्वल्स टू T1 √3/2 प्लस T2/2। यहां से T1 की वैल्यू उठा करके जब यहाँ रख देंगे तो क्या 200 इज इक्वल्स टू हाँ बेटे T2 √3 इंटू √3/2 अपॉन T2/2। वह जी आंसर आने वाला है that 200 is equals to बेटे 3T2/2 प्लस T2/2, यानी कि 200 is equals to 2T2, यानी कि T2 is equals to 100 न्यूटन। ओके बेटा, क्या कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है सब बच्चों को? यस सर, मुझे इसका ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? मुझे इसका ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन अच्छा रिवीजन हुआ है बेटे। कंपोनेंट का रिजोल्व करना, फोर्सेस को रिजोल्व करना है ना, बैलेंस बनाना, इक्वेशन लिखना, तो अच्छी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं मान सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, करते हैं अगला सवाल। वाह जी वाह। If weight can be hang in any of the following four ways by a string of same type, in which case is the string for
बेटे बहुत अच्छे अच्छे सवाल उठा के लाया हूं, विश्वास कीजिए। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन से केस में रस्सी के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले तो तरीका ये देखो, सबसे ज्यादा चौड़ी रस्सी कौन सी हो रही है बेचारी, सर ये वाली, तो उसका खेल निपट जाएगा। तो याद करने का जुगाड़ क्या है भाई, सर सबसे ज्यादा टेंशन इसको दिखाई दे रही है, ऐसे देखो, तो इसका मतलब इसका आंसर सी होना चाहिए। चलो भाई आओ जरा देखें कैसे। स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक बेसिक सा जनरल सा बेटे आइडिया देना चाहता हूं प्यारे बच्चों। क्या, अगर ये एंगल थीटा, ये थीटा है, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये डब्ल्यू है, हाँ बेटे, तो ये क्या होगा सर टी साइन थीटा, ये क्या होगा टी साइन थीटा, ये क्या होगा टू टी कॉस थीटा। तो क्या बेटे टू टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, तो क्या टी इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे डब्ल्यू बाई टू कॉस थीटा। कैसा बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छा बेटे कॉस थीटा का खेल कमाल का होता है, उल्टा खेल होता है कॉस थीटा का। कैसे उल्टा सर, मैं समझा नहीं। अगर बेटे थीटा की वैल्यू है ज्यादा तो कॉस थीटा कम होता है, और अगर थीटा की वैल्यू है कम तो कॉस थीटा ज्यादा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं, हाँ जी बेटे, इस वाले केस की सपोज, और मैं बात करूं इस वाले केस की, तो बताइए किस में, हाँ जी किस में थीटा ज्यादा है? क्या बेटे मुझे ऐसा लग रहा है, क्या इसका जो थीटा है, ये वाला जो फाई है, क्या ऑब्वियस है वो इस थीटा से ज्यादा है अगर आप दोनों केस को कंपेयर करें, है ना बेटे। और इसके अंदर तो थीटा वर्टिकल से कितना है सर, जीरो ही है। तो सबसे ज्यादा थीटा कौन से केस में, इस वाले केस में थीटा मैक्सिमम। जब थीटा मैक्सिमम तो कॉस थीटा मिनिमम। और देखो बेटे उल्टा रेशो दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये अगर मिनिमम है तो क्या ये मैक्सिमम होगा? यस सर। तो सर द टेंशन वुड बी मैक्सिमम इन केस व्हेन थीटा इज मैक्सिमम, इन केस व्हेन cos थीटा इज मिनिमम। क्या सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट्स। और प्लीज इस रिजल्ट को आप चाहें तो डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं बेटे, इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। वाह जी वाह, सारे सवाल बेटे कोई प्रीवियस ईयर का सवाल है ना, कोई शीट का बहुत बढ़िया चुना हुआ सवाल है। इस तरह क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन तो कई बार देखा गया है प्यारे बच्चों। हाँ जी रटा रटाया सवाल है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। एवरेज फोर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एवरेज फोर्स। तो सब बच्चे जानते हैं दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या सब बच्चों को क्लियर है? अच्छा बेटे ध्यान दो स्टूडेंट्स, इसमें जो टाइम आपको दिया है 0.25 दिया है, तो दैट टाइम इज 0.25, दिस इज डेल्टा पी, दैट चेंज इन मोमेंटम। अब बेटे ध्यान दो, हाँ जी, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कोई बॉडी ऐसे आई, हाँ जी कितना एंगल पर आई सर, ये थीटा पर आई, तो बेटे कितने पर गई सर, ये थीटा पर ही गई। तो बेटे आप ध्यान से समझें, इसके दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे, है ना। ये अगर एक एमवी या मोमेंटम है तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये होगा बेटे एमवी कॉस थीटा, और ये क्या होगा एमवी साइन थीटा। जब ये इधर जा रहा है तो इधर जाने पर प्यारे बच्चों, हाँ जी ये फिर दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ओके बेटा, और कमाल की बात यह है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड सेम एंगल, एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या फिर इसके इस एमवी का फिर एक कंपोनेंट होगा एम वी साइन थीटा, और बेटे एम वी कॉस थीटा। क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलें तो जरा बताएं इनिशियल मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं? सर मैं इनिशियल मोमेंटम को लिख सकता हूं, हाँ बेटे क्या लिख सकता हूं सर, ये जो डायरेक्शन है ये वाली, क्या इस डायरेक्शन को बेटे मैं आई कैप कहूं, क्या इसको मैं जे कैप कहूं, क्या इसको माइनस आई कैप कहूं, और इसको माइनस जे कैप कहूं? तो दैट इनिशियल मोमेंटम वाज यस mv sin theta I cap minus mv cos theta j cap।
दैट फाइनल मोमेंटम इज, वैसे तो आपको पता है इसका रिजल्ट डायरेक्ट भी आपको पता है यार, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 mv cos थीटा आएगा सर, लेकिन इसलिए प्रूफ कर रहा हूँ कि बस आज कर लो फिर कहीं मत करना। हाँ बेटे, तो ये कितना आया सर, ये mv sin थीटा आई कैप आया। हाँ बेटे, क्या ये मेरे पास आएगा प्लस mv cos थीटा जी कैप। जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो दैट वुड बी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पी का जो मॉड आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 2 mv cos थीटा। बस सवाल खत्म, पैसा हजम। तो दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, क्या दैट एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू, कहां पर हैं हम, यहां पर हैं जी, डेल्टा पी यानी कि 2 mv cos थीटा क्या बेटे डिवाइडेड बाई 0.25। बस अब ध्यान देना है, यहाँ पे आपको थीटा कहाँ से दिया गया है, यहाँ से, है ना, और हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ ये 60 डिग्री हुआ, तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख देंगे, तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों आपका जो एफ एवरेज आएगा दैट कम्स आउट टू बी 24 न्यूटन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्या सब बच्चों को क्लियर है? ये बड़ा इसलिए किया ताकि आप लोग इसके पूरे डेरिवेशन को प्यारे बच्चों अच्छे से समझ लें, और ध्यान रहे जब भी थीटा यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट याद नहीं रहता पेपर में, कंपोनेंट लोगे गड़बड़ हो जाएगी, तो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे सोचो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये जो थीटा होता है, ये जो कॉस थीटा में जो थीटा आता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है। क्या आता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या सब बच्चों को क्लियर है? अब मान लो मैं तुमसे कहूं कि यार एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं छोटा सा, इसका देखते ही आंसर बताओ, तो जरा सर एक बार करके देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई एक बॉल ऐसे आई और ऐसे आकर के ऐसे चली गई, बराबर, अब देखो मेहनत करने की जरूरत थोड़ी है, ये वाला एंगल कितना दिया है बेटे, 60 डिग्री, पार्टिकल का मास एम है और स्पीड कितनी है भी, मास एम और स्पीड भी, तो आपसे कह रहा है बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो क्या 2 mv, क्या बेटे cos 30 लिख देंगे? यस सर, क्योंकि हम जब भी यूज करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गई? तो टाइम बच जाएगा, अपना काम हो जाएगा। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो भाई एक काम करते हैं, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, है ना, स्पीड की टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारी पीडीएफ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए करते हैं अगला सवाल। और मैं फिर आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप सभी लोग उस लेक्चर को जो हमारी ऐप के ऊपर है जरूर देख सकते हैं, वो आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। आपको लगेगा अरे यार ये तो एबी सर ने खजाना ही दे दिया, बिल्कुल कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किसी को लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, अरे भाई तो कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ा के देख लो। अगर प्यारे बच्चों आपस में कनेक्शन है चीजों का, तो स्पीड कभी भी मैनेज हो सकती है। चलिए क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। एक बहुत बढ़िया सा सवाल, इस सवाल से प्यारे बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराने वाला हूं, ये आप ध्यान रखें, है ना। तो क्या सवाल है, आइए जरा ध्यान से देखें। हाँ जी, इन द फिगर द ब्लॉक ए बी एंड सी ईच ऑफ मास m have the acceleration a1 a2 and a3 respectively, f1 f2 are the external forces of magnitude 2mg and mg respectively, then आपको इनमें रिलेशन बताना है इनके ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन में। इज दैट क्लियर? तो भाई तीन अलग अलग क्वेश्चन है, आइए जरा ध्यान से समझते हैं। एक बात प्यारे बच्चों ध्यान से आप ये समझिए कि जब भी कभी किसी स्ट्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, किस पर फोर्स लगाते हैं, स्ट्रिंग पर, और स्ट्रिंग कैसी है आपकी, मासलेस, तो बेटे पूरी स्ट्रिंग में फोर्स हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ये बात आप अच्छे से समझ लें, किसी मासलेस स्ट्रिंग के अंदर, किसके अंदर, मासलेस स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग पर फोर्स लगाया तो वो फोर्स हमेशा सेम रहेगा, और प्यारे बच्चों वही किसके बराबर होगा, वही टेंशन के बराबर होगा। तो पहले वाले पार्ट को देखते हैं। जब पहले वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो पहले वाले पार्ट में, हाँ बेटे ये वाला ब्लॉक है एम, तो क्या एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे, रस्सी में टेंशन कितनी आ रही है, टी, चलो जी, क्या बेटे यहाँ ब्लॉक है, नो सर यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, यहाँ तो सीधे सीधे किस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ तो सीधे सीधे रस्सी पर
2 mg का फोर्स लग रहा है। बस हो गया अपना काम। तो क्या कॉरोलरी ये कहती है कि जो इसके अंदर टेंशन होगी वो भी तो 2 mg होगी, तो क्या ये भी कितना होगा, 2 mg होगा। तो जरा बताओ इस वाली बॉडी पर क्या अनबैलेंस फोर्स हो गए, और अनबैलेंस फोर्स होंगे तो क्या दिस बॉडी विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन a1। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो बेटे इक्वेशन क्या आ गई सर? इक्वेशन आ गई है 2 mg माइनस mg इज इक्वल्स टू ma1, यानी कि mg इज इक्वल्स टू ma1। तो बेटे जो a1 है प्यारे बच्चों वो g के बराबर होगा। कैसा बच्चों को समझ में आ रहा है? बेटे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई कितना भी कह दे इसकी मेरे पास ये ट्रिक है, इसकी मेरे पास ये ट्रिक है, सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। मेहनत करो। ट्रिक क्या है भाई? अगर आपने किसी रास्ते को कई बार देखा है तो स्वाभाविक है आपके पास कोई ना कोई नए तरीके आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, छोटी मोटी चीजें होती है जो कभी कभी काम आ जाती हैं, बाकी रिजल्ट्स नहीं है। अब सेकंड वाला जो केस है प्यारे बच्चों, ये सेकंड वाला जो केस है, कमाल की बात है, ये एटवुड मशीन है, अगर आप लोग पहचान गए होंगे तो, है ना। और एटवुड मशीन का जो एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट, दैट एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। हाँ जी, होठ फड़फड़ा रहे होंगे ना। यस, तो बेटे सेकंड वाले केस में स्टूडेंट जब अपन बात करेंगे तो सेकंड वाले केस में सर इसका मास m है, इसका मास 2m है, तो इसका जो एक्सेलरेशन a2 होगा, कमाल की बात है इसका भी a2 ही होगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? दैट a2 इज इक्वल्स टू 2m माइनस m, क्या बेटे, g अपॉन 3m, है ना भाई। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर याद नहीं है तो और सर्च करो, तो बेटे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व करके a2 की वैल्यू g/3। क्या सब बच्चों को क्लियर है? अब भाई आपको कौन से वाला करना है? ये वाला पार्ट आपको करना है? नहीं सर, ये वाला पार्ट तो आप ही करोगे। कौन से वाला? ये वाला। चलिए इस वाले पार्ट को भी देखते हैं प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, तो ये वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट को करने के लिए मैंने क्या किया, इसका एफबीडी बनाया पुली का। ये मेरे पास पुली है, हाँ जी, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये मेरे पास दूसरा ब्लॉक है। बेटे मैं थर्ड वाले केस की बात कर रहा हूं। क्लियर है? चलो जी, क्या इसका जो मास है स्टूडेंट्स, क्या इसका मास है m और इसका मास भी है m, लेकिन इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है। इस F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड mg है। क्लियर है बेटे? चलिए, क्या इसमें टेंशन T का हूं, इसमें T का हूं, और क्या इसका mg भी तो लग रहा होगा? हाँ जी। अब बेटे बताओ इस पर mg कहाँ लग रहा है? नीचे। तो इसका एक्सेलरेशन a3 इधर, इसका एक्सेलरेशन बेटे a3 इधर। क्या सब बच्चों को क्लियर है? तो एफबीडी बनाइए। अगर ये ब्लॉक ए हो और ये वाला ब्लॉक बी हो, तो बेटे ब्लॉक बी की जो इक्वेशन है, क्या होगी ब्लॉक बी की इक्वेशन? सर ये होगी mg प्लस mg माइनस टी इज इक्वल्स टू ma3, है ना भाई। ये वाला प्लस टेंशन बराबर ma3, और यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों? सर ये होगा T माइनस mg इज इक्वल्स टू ma3। टेंशन टेंशन छम्मा छम्मा, mg से mg भी कट गया, क्या बेटे 2ma3 आ गया है। तो यहां से मैं a3 को लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कितना, g/2। क्लियर है? अब ये बताइए फटाफट से a1 कितना था? सर द वैल्यू ऑफ a1 वाज g। ओके, यस बेटे a2 कितना था? सर ये था g/3। और बेटे a3 कितना है प्यारे बच्चों? सर ये मेरे पास है g/2। तो सबसे बड़ा कौन? सर सबसे बड़ा है a1। फिर इसके बाद नंबर किसका आ रहा है? सर फिर इसके बाद आ रहा है a3 का, और फिर इसके बाद किसका नंबर आ रहा है? फिर इसके बाद a2 का नंबर आ रहा है। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर इस क्वेश्चन का, हाँ जी, कौन से वाला? सर बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये कहानी थी किसकी? ये कहानी थी सारे पुली ब्लॉक सिस्टम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, करते हैं अगला सवाल।
वाह जी वाह। ए लिफ्ट ऑफ मास 100 kg स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, है ना, एक लिफ्ट है, प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ जा रही है। टेंशन T1 T2 T3 स्टैंड फॉर इतने 0 से 2 सेकंड के लिए, 2 से 6 सेकंड के लिए और 6 to 7 सेकंड के लिए रेस्पेक्टिवली। तो आपसे प्यारे बच्चों टेंशन के रेशियो पूछ रहा है। हाँ भाई, याद आ गया क्या? नहीं याद आया तो मैं याद दिला देता हूँ स्टूडेंट्स। क्या सब बच्चे जानते हैं ये ब्लॉक अगर यहाँ हैंग कर रहा है? हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा बनाइए सर, ऐसी क्या कंजूसी हो गई है? ओके। हाँ बेटा जी, अगर मान लीजिए ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में बेटे ये एम मास का ब्लॉक है, टेंशन टी है प्यारे बच्चों, एम जी नीचे लग रहा है, तो सब बच्चे जानते हैं एक्सेलरेशन 0 के केस में क्या टी बराबर एम जी होता है? हाँ बेटे, अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में क्या टेंशन की वैल्यू एम जी प्लस एम ए होती है, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड के केस में टी की वैल्यू एम जी माइनस एम ए होती है। क्लियर है? अपवर्ड एक्सेलरेशन को दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में अपवर्ड एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इसको निगेटिव बोल सकते हैं, और इसको 0 का तो क्या साइन होगा? क्यों भाई, तो 0 है। चलो बेटे ध्यान दें, सबसे पहले ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ का स्लोप, हाँ जी, दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या बेटे, इस समय इसका स्लोप θ1 है। स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 0 एक्सेलरेशन। और बेटे इस समय जो फाई एंगल है ये बताता है निगेटिव स्लोप को। क्लियर है ना भाई? ये निगेटिव स्लोप को बताता है। चलो बेटे, तो मैंने आपसे कहा, हाँ जी, क्या कहा कि सर दैट tan θ1 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, दिस अपॉन दिस। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4/2, दैट इज 2। दिस इज एक्चुअली A1, और इसको मैं कह सकता हूं +2 है, तो यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और ए पॉजिटिव है तो भाई इस केस में टेंशन कितनी होगी? एम जी प्लस एम ए। तो बेटे पहला जो टेंशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज एम इंटू जी प्लस ए। कितना वजन है? 100। हाँ बेटे, जी को क्या लिख सकता हूँ सर? 10 लिख लीजिए, और एक्सेलरेशन आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स इट कम्स आउट टू बी, हाँ जी, 1200 न्यूटन। क्या सब बच्चों को क्लियर है? हाँ भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। T2 की वैल्यू बेटे mg होगी, और जो कि केवल और केवल 1000 होगी। उसका क्या कारण है? क्योंकि सर इस केस में एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टेंशन T2 है प्यारे बच्चों, ये टेंशन T2 कब है? ये 2 से 6 सेकेंड्स के लिए है ना भाई, 2 से 6 सेकेंड्स के लिए T2 है, और 6 to 7 के लिए कौन है? T3। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों T3 की। जब T3 की बात करेंगे तो क्या T3 के केस में दैट T3 इज इक्वल्स टू, यस, दिस tan phi इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, दिस tan phi इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि सर 4/1। लेकिन ध्यान रखना है इट वुड बी -4। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? ये ध्यान रखना, ये -4 है। कितना है भाई? -4। इसका मतलब दिस इज द acceleration A3 but in downward direction। फोकस करें। हाँ बेटा जी, तो सर काम खत्म। क्या m इंटू जी माइनस ए हुआ? हाँ बेटे, 100 इंटू 10 - 4 हुआ, यानी कि इज दिस भी 600। क्या सब बच्चों को क्लियर है? अब भाई कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, गलती हो गई हो तो भी बता देना, लेकिन पूरा आंसर बताओगे तो मजा आ जाएगा। तो मैं जो भी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, 0 एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन का ध्यान रखें। एंड द सेम सिमिलर केस व्हेन द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन दिस सरफेस। आप सभी जानते हैं ये केस तब भी होता है जबकि ब्लॉक कहाँ पे रखा होता है? सरफेस पर, क्योंकि अगर ब्लॉक कहाँ पे रखा है? सरफेस पर रखा है, तो वहां टेंशन की जगह नॉर्मल आ जाता है।
क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ओहो वाह, ऐसे क्वेश्चंस की तो बहुत इंतजार थी सर। ऐसे क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि इनको छोड़ देना चाहिए, ये वो क्वेश्चन है जो छोड़ दें। बेटे बात तो सही है, लेकिन विश्वास कीजिए बिल्कुल भी भारी सवाल नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं जी इफेक्टिव। क्या यूज करते हैं? जी इफेक्टिव। अगर कोई एलिवेटर प्यारे बच्चों ए एक्सीलरेशन से जा रहा हो तो रट लो। क्या? वैसे तो आप जी यूज करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो इस केस में जो जी इफेक्टिव होता है बेटे वो जी प्लस ए होता है। अगर कोई लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रही हो तो बेटे इस केस में जी की जगह प्यारे बच्चों यूज करना होता है जी माइनस ए। बाकी सब कुछ जो का तू है। और अगर कोई लिफ्ट जिसका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो प्यारे बच्चों इस केस में जी इफेक्टिव कितना होता है? 0 होता है। कैसा बच्चों को क्लियर है? चलो बेटे अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आप सभी जानते हैं कि भाई एक इंक्लाइन प्लेन है, कैसा प्लेन है बेटे? इंक्लाइन प्लेन। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर जब किसी बॉडी को आप ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नॉर्मल वे में क्या बेटे जी साइन थीटा होता है? बिल्कुल। जब ये फिक्स होता है और इस पर नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होता है? एम जी। और ये एंगल कितना होता है? थीटा। लेकिन सोचो अगर ये किसी ऐसी लिफ्ट में हो जो कि किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा हो, तो कुछ नहीं करना है, जी की जगह क्या कर देना है? जी प्लस ए कर देना है। तो यहाँ जो जी साइन थीटा आपने लिखा, इस जी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। बस बात खत्म, इतना सा काम करना है। अब बताओ, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है भाई, इस बार लेंथ आपको एल ये वाली दी गई है, मुझसे ये वाली, क्योंकि मुझसे टाइम पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों। मुझसे पूछ रहा है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ध्यान से देखें, ये साइड कितनी है सर जी? ये साइड है मेरे पास एल। अरे 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 ये कैसा बन गया है भाई? हाँ बेटे ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? एल। ओके, तो ये एंगल कितना है भाई? थीटा। ये पूछ लेना किसी मैथ्स वाले अपने भाई बहन से, छोटा 9th-10th वाले बता देगा। ये आएगा प्यारे बच्चों सॉल्व करके एल बाई कॉस थीटा। ओके। हाँ जी। और बेटे इस पाथ पर एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स? सर इस वाले पाथ पर एक्सेलरेशन होगा कितना? जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। बस खत्म। चलो भाई इक्वेशन लिखो फटाफट से। कौन सी वाली? सेकंड भाई। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या बेटे हाफ ए टी का स्क्वायर। तो क्या एल अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 से चला था प्लस 1/2। हाँ बेटे, क्या जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। क्या सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इनटू बेटे टी का स्क्वायर, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास जो टी की वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही है। क्लियर है सब बच्चों को? चलिए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। अच्छा इसमें एक बात का ध्यान रखें आप लोग, अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन 0 होता है ना, तो फिर तो जी साइन थीटा से ही नीचे गिर रहा। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में एक चेन है जिसका वेट कितना है W, और ये ए और बी पॉइंट से प्यारे बच्चों बंधी हुई है, जिसका ये एंगल और ये एंगल थीटा है। क्लियर है? तो अब आपसे कह रहे हैं कि भाई इसके लिए टेंशन निकालो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्यारे बच्चों कि जिसमें टेंशन कह रहा है, ये टेंशन आपको इसके मिड पॉइंट पर निकालनी है। कौन से पॉइंट पर निकालनी है भाई? यस, टेंशन एट मिड पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों आपको इसमें क्या कैलकुलेट करनी है? इसकी टेंशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है सब बच्चों को? तो बेटे ध्यान से देखें, मैसिव रोप है, टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग होती है ना। तो एक काम करते हैं, इसका पहले थोड़ा सा एक एफबीडी बना लेते हैं।
फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये रही आपकी चेन, और इस चेन के बेटे इस वाले पॉइंट पर माना टेंशन है सपोज टी, आइडेंटिकल है तो इस पॉइंट पर भी टेंशन मैं टी ही मान सकता हूँ। चलो जी, ये एंगल कितना है बेटे थीटा, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, तो क्या टी का एक ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और बेटे सॉरी टी का ये कंपोनेंट होगा, हाँ जी, टी साइन थीटा, और बेटे टी का ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा। भावुक नहीं होना है, ध्यान रखना है सब बच्चों को, है ना भाई। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या बेटे मैं फिर टी के दो टुकड़े कर लूंगा, ये आ जाएगा टी साइन थीटा, ये आ जाएगा टी कॉस थीटा, और बेटे जो वजन है जो वेट है क्या वो डब्ल्यू एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है, तो जरा सोचें क्या इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर फोर्सेस को बैलेंस करना होगा मुझे, है ना। तो जब फोर्स को बैलेंस करेंगे बेटे तो दैट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 2t साइन थीटा, है ना भाई, यानी कि जो वेट है ये इन वाले फोर्सेस के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो टेंशन है द टेंशन t इज इक्वल्स टू w/2 साइन थीटा, यानी कि w/2 कॉसेक थीटा। लेकिन कमाल की बात आप जानते हैं इसका आंसर w बाई कॉसेक थीटा नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को, यस, क्योंकि आप भावुक ना हो, हमने टेंशन इस पॉइंट पर निकाले जबकि पूछी कहाँ गई है, पूछी गई है लोअर मोस्ट पॉइंट पर। कहाँ पर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर। तो बेटे क्या करना है इस पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए, सर इस पॉइंट पर टेंशन निकालने के लिए यहाँ पर आइए और इसको रस्सी के अलोंग इस तरह से टेंशन लिख दीजिए। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों, हाँ जी। तो ये टेंशन क्या हुई टी डैश, ये हुई टी डैश। अब मुझे टी डैश निकालना है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो जरा बताइए ये टी डैश है तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर होंगे क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो दिस टी डैश इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ टी डैश इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। बेटे टी की वैल्यू कितनी आ रही है w/2, यस, हाँ जी, साइन थीटा है ना, अपॉन में था इनटू कॉस थीटा करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा यस w/2 कॉट थीटा। क्लियर है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कौन से पॉइंट पर टेंशन पूछी गई है। टेंशन इसके सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पर पूछी गई है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर टेंशन पूछ रहा है। तो भावुक नहीं होना है, सवाल को पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ना है और उसको प्यारे बच्चों कनेक्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल, और आंसर तो याद रखना ही रखना है। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एंगल ऑफ रिपोज, है ना, मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ फ्रिक्शन के साथ। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द बॉल इज म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बॉल इज आर, देन द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच द इंसेक्ट कैन क्रॉल इन द बॉल। बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार प्यारे बच्चों पूछा जा चुका है। सब बच्चे पहले तो ये समझें कि एंगल ऑफ रिपोज में सब बच्चे जानते हैं, हाँ जी, क्या ये वो एंगल थीटा होता है जिस एंगल पर बॉडी क्या जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाती है ना, जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाती है ना बेटे। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है, अब होगा क्या, हाँ तो स्टूडेंट ये जो इंसेक्ट है ये बाउल आपको दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। इस बाउल के अंदर जब ये इंसेक्ट मूव करेगा यहां से चलते हुए यहां तक, तो प्यारे बच्चों इसका जो एंगल है वो बढ़ता चला जा रहा है ना। कैसे लिखना है एंगल, ये वाला एंगल अगर थीटा है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से देखें एक टेंजेंट यहाँ पे ऐसे बना देंगे लाइक दैट, ओके, ये ऐसे बना सकते हैं। अच्छा बेटे ये थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। सर मुझे कभी समझ में ही नहीं आता ये एंगल कैसे होते हैं, ठंडे दिमाग से सोचना है, कोई बेटे बहुत भारी काम नहीं है। हमेशा ध्यान रखो जब भी कभी मेरे पास एक
राइट एंगल ट्रायंगल हो और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्वियस है 90 है, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये 90 है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। क्लियर है बेटे? और सब बच्चे जाने, क्या ये जो 90 माइनस थीटा है ऑब्वियस है, इसके साथ ये वाला एंगल पूरा 90 है, तो ये थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर ये थीटा है तो ये और ये थीटा एक ही थीटा है। क्लियर है? चलो बेटे, एफबीडी बनाना है। और सब बच्चे जानते हैं कि इस सिचुएशन में जब बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड की कंडीशन में होती है, तो क्या उस समय जो टेन थीटा होता है, क्या बेटे वो टेन थीटा म्यू के बराबर है ना, डेफिनेशन से। यही एंगल ऑफ रिपोज की एक बेसिक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। तो यहां से मेरे पास द टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हाँ जी, मुझे निकालनी है ये वाली हाइट। कौन सी हाइट सर? ये वाली हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटे, चलो, माना इसकी रेडियस कितनी है सर? इसकी रेडियस है आर। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। हाँ प्यारे बच्चों, तो ये जो साइड है ये वाली, क्या दिस साइड वुड बी आर cos थीटा? ओके, दिस complete is what? So this is radius r, so that height h is equals to this part. Okay, and this h is what? So this h is equals to r minus r cos theta प्यारे बच्चों, r into 1 minus cos theta. This is the मैक्सिमम हाइट। और अगर ये थीटा थीटा आर हो जाएगा तो ये बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन हो जाएगी। अब बताइए, क्या टेन थीटा इज व्हाट सर? टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। तो बेटे क्या मैं लिख सकता हूं दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, बोले तो म्यू बाई वन। म्यू बाई वन। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अगर सोचो ये म्यू बाई वन हो गया मेरे पास टेन थीटा, तो क्या इस ट्रायंगल से, हाँ जी, ये थीटा है, ये म्यू है, ये वन है, तो क्या ये वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा? तो बेटे यहाँ से जो कॉस थीटा होगा, क्या इस कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देंगे, सो दैट h कम्स आउट टू बी r इंटू वन माइनस वन अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 plus mu square. This is the answer. Okay, so I can say that which option, that option B is the correct answer. चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, a box A is lying on the horizontal floor of the compartment of a train running along the horizontal rails from left to right, है ना? लेफ्ट टू राइट मतलब आपको इसकी वेलोसिटी की प्यारे बच्चों डायरेक्शन ब्लॉक की गिवन है ना भाई? यानी कि अगर ये एक ब्लॉक है तो इस ब्लॉक की ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। चलो बेटे, डी एक्सेलरेट। डी एक्सेलरेट कब करती है कोई बॉडी? तब करती है सर जबकि उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट, है ना बेटे? तो इसका मतलब ये ध्यान रखें कि ये बॉडी रिटार्ड कर रही है, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, mg कहाँ लग रहा है? नीचे। क्या बेटे नॉर्मल लग रहा है? ऊपर। तो आपसे रिएक्शन पूछ रहा है। तो ये सवाल कराने का पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस ये है, हमें रिएक्शन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन समझ में आता है, जबकि रिएक्शन का एक्चुअल में मतलब प्यारे बच्चों नॉर्मल तथा फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सरफेस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट ही रिएक्शन कहलाता है। तो जरा बताइए, वेलोसिटी इधर है प्यारे बच्चों, तो क्या इस पर इधर की तरफ कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा? यस सर, इसको हटा देते हैं, एक को यहाँ से जगह घेर रहा है। तो जरा बताइए, क्या इसका जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स, क्या वो इधर की तरफ आ जाएगा? तो ये आ जाएगी मेरे पास रिएक्शन आर। क्लियर है? तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसलिए प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जब भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्शन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन नहीं, बल्कि फ्रिक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का मतलब नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होना है। क्लियर है? चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इन द अरेंजमेंट शोन
द मास ऑफ ब्लॉक इज ए इज m1, ओके, इसका मास कितना है बेटे, m1 है। मास ऑफ ब्लॉक बी इज m2, ओके। हाँ जी, द टाइम टेकन बाय m1 टू रीच द मैक्सिमम हाइट, m1 के इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगने वाला समय, हाँ जी, maximum height is 3 times the time taken by m2 to reach the maximum height। अब बेटा देखो, इतने से सवाल में लैंग्वेज का इतना लोचा है कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया है, लेकिन आप सोचिए है बहुत प्यारा सवाल कंपटीशन के हिसाब से, है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, आप आराम से समझते रहना, जब आपको समझ में आएगा तब तक तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये कह रहा है, हाँ जी, हमने क्या किया, ये ए ब्लॉक है, ये वाला तो कौन सा ब्लॉक है, ए। ये कह रहा है यार, यहां से इसको यहां तक जाने में टाइम, तो पहले तो बताओ अगर m1 को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1, तो ये टाइम कैसे निकालेंगे सर, निकल जाएगा, इसका एक्सेलरेशन निकल गया तो मेरा काम चल जाएगा, है ना बेटे। और तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, बाद में दूसरे वाली चीज को बनाते हैं। तो पहले t1 टाइम निकालते हैं, तो इसके लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्या इसका एक्सेलरेशन भी a1 होगा। रस्सी में टेंशन कितनी आ जाएगी बेटे, t आ जाएगी, और इस रस्सी में भी यहाँ पर टेंशन कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, t आ जाएगी। इधर की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा सर, mg साइन थीटा। बेटे क्वेश्चन प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, वास्तव में आपको बहुत मजा आने वाला है। इधर की तरफ क्या लग रहा है, m2g। तो यहाँ से इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई है सर, पहली इक्वेशन आ गई है मेरे पास m2g माइनस टी इज इक्वल्स टू m2a1, और दूसरी इक्वेशन आ गई है t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, m1a1। क्लियर है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्यारे बच्चों मेरे पास जो a1 आ जाएगा, दैट a1 कम्स आउट टू बी यस m2g माइनस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ये क्लियर है प्यारे बच्चों। अब टाइम निकालना है ना, ये लेंथ कितनी दी है l, अगर ये लेंथ आपको l दी है तो क्या मैं जानता हूं l इज इक्वल्स टू हाफ a1 t1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई है दूसरी इक्वेशन। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसको यहां से यहां तक जाने में कोई समय t1 लगता है, कितना समय लगता है प्यारे बच्चों, t1, the time taken m1 to reach the maximum height is 3 times the time taken by m2 to reach the maximum height। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं, हाँ बेटे, कि जब ये बॉडी यहां से, कहां से, यहां से, देखो ये लैंग्वेज में इतनी से स्टेप में देखो कितनी मेहनत डबल हो गई, है ना, यही कंपटीशन है। तो जरा सोचो ये क्या हो गया, ये m2 हुआ, ये m1 हुआ, अब टाइम कितना लग रहा है t2। तो ये कह रहा है दैट t2 इज, है ना, यस, द टाइम टेकन बाय m1 टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 3 times, यानी कि दैट t1 is 3 times of t2। वो ये कहना चाह रहा है ना, ऐसे समझते हैं, that t1 is equals to 3 times of t2। ये रिलेशन है, यानी कि जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा, इसको, किसको, m1 को, इसका 3 गुना लगता है। ये रिलेशन आ गया, पता नहीं आया कि नहीं आया, कैसा बच्चों को क्लियर है सर, आ गया समझ में सर। चलो बेटे, तो फटाफट से इसकी इक्वेशन लिख लो भाई। यहाँ पे बेटे जो l आएगा, पहली बात तो यहाँ a2 इस केस में कितना जाएगा सर, m1 को m2 से चेंज कर देंगे क्या, क्या इस केस में m1 m2 को चेंज कर देंगे क्या, तो ये आ जाएगा मेरे पास यस m1 g माइनस m2 g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, so that L is equals to half A2 into T2 का स्क्वायर। बस अब भैया सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोई बड़ा काम नहीं है। मासेस के रेशो पूछ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर देंगे। जब 2 को 3 से इक्वेट करेंगे तो बेटे 2 को 3 से इक्वेट करने पर मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, क्या आ जाएगा मेरे पास, चलिए सॉल्व कर देते हैं, पेज ऐड कर देते हैं प्यारे बच्चों इसमें। हाँ बेटा, ये आ गई 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर दूंगा। अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को प्यारे बच्चों इक्वेट कर दूंगा
तो मेरे पास आ जाएगा हाफ A1, यस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ A2 इंटू बेटे T2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या A1, हाँ जी T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि T1 और T2 का रिलेशन आपको यहाँ पर दिया गया है ना भाई, तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा भाई सर, यहाँ से मेरे पास जो रिलेशन आ जाएगा दैट T1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 92 का स्क्वायर। क्लियर है बेटे, तो यहाँ से उठा करके रख दो, तो क्या दैट A1, हाँ जी ये आ गया सर 9T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A2 इंटू T2 का स्क्वायर। तो बेटे A1 अपॉन A2 का जो रेशो है वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, दिस इज 1/9। और चूंकि A1 A2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, एक ये रही एक ये रही, तो दोनों की वैल्यू पुट करके यहाँ रख देंगे, तो A1 A2 के रेशो से आपके पास मासेस के रेशो आ जाएंगे कितने सर, इट कम्स आउट टू बी 19/11। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन केवल इसलिए था कि थोड़ी लैंग्वेज आपको बढ़िया लगे, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, लैंग्वेज का ध्यान रखना है। एक स्टेटमेंट ने देखो मेहनत कितनी डबल कर दी है। क्लियर है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, इसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं भाई, a block of B of block mass 100 kg, yes, rest on a rough surface of friction coefficient mu is equals to 1/3. A rope is tied to the block B as shown in the figure. The maximum acceleration with which boy A of 25 kg can climb upon the rope without making the block move on. देखो बेटे, इस ब्लॉक को आपको चलने नहीं देना है ना, तो चलने नहीं देना है, ध्यान रखना, चलने नहीं देना है, यानी कि इसका मतलब आपको यहाँ लिमिटिंग कंडीशन की क्या होगी प्यारे बच्चों, जरूरत होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, इसका एफबीडी बनाना है। एफबीडी बना करके अगर ध्यान से देखें, हाँ जी, तो यहाँ पर एक टेंशन कितनी आ जाएगी, टी। मैन का एफबीडी बनाओगे तो बेटे इस रस्सी पर भी एक टेंशन टी आ जाएगी, है ना, जो कि मैन के लिए ऊपर की तरफ टेंशन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलो जी। अब ये मेरे पास मास कितना है m, ये वाला एंगल कितने डिग्री दिया है 37, ये नॉर्मल रिएक्शन प्यारे बच्चों n हो गई, और इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ओके, जो इसको चलने से रोकेगा। अब बताओ भाई mg कहाँ लग रहा है सर, mg लग रहा है नीचे। साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर टेंशन के हम लोग दो कंपोनेंट करेंगे। हाँ जी बताओ भाई सर, t cos 37 और बेटे ये आ गया t sin 37। इस क्वेश्चन का पर्पस ये बताने के लिए है कि नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता है, ध्यान रखना है ना बेटे, क्योंकि इसमें फोर्स उधर की तरफ लग रहा है। तो इक्वेशन के हिसाब से क्या हुआ भाई सर, इक्वेशन के हिसाब से हुआ यहाँ पर, क्या लिखूं सर, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो एक इक्वेशन आ गई t sin 37 प्लस n इज इक्वल्स टू क्या बेटे 100g। डरना नहीं है सवाल से बिल्कुल भी। और दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों, दिस t cos 37 इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, और इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू n। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, ये मेरे पास कितनी इक्वेशंस आ गई हैं, दो आ गई हैं। अब मैन की इक्वेशन की बात करें, अगर मैन ऊपर की तरफ अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है ना, तो अगर ये एक्सेलरेट करेगा बेटे, तो क्या ये 25g लग रहा है, तो क्या एक मैन के लिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी क्या सर, दैट t माइनस 25g इज इक्वल्स टू 25 इंटू ए। अब आप समझ जाओ प्यारे बच्चों क्या करना है इन इक्वेशन से, हाँ जी, यहां से बेटे सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके प्यारे बच्चों टी की वैल्यू निकाल देंगे और टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो व्हाट आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन ए। क्लियर है, तो हमने सीखा कि भाई नॉर्मल यहाँ mg के बराबर हमेशा नहीं होता है, यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू क्या n प्लस टी साइन 37 से निकल जाएगी, क्यों भाई, ठीक है ना। फिर ये वाला जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन है, तो ये वाला बेटे फ्रिक्शन के बराबर है। साथ ही साथ ये मैन क्या कर रहा है, क्या ये मैन क्लाइंब कर रहा है, अगर ये मैन क्लाइंब कर रहा होगा तो क्लाइंबिंग की सिचुएशन में इसकी इक्वेशन इससे लिखी जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ए को जीरो कर दो, रस्सी पकड़ के खड़ा है तो, नीचे आ रहा होगा ए से तो ए को माइनस ए कर देंगे।
क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना भाई, G/3। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन भाई एम्स में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है प्यारे बच्चों? यस, ये क्वेश्चन पहले कभी एम्स में पूछा गया है। ए पर्सन यूज्ड फोर्स F shown in figure move a load with constant velocity। बेटा अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब या तो फोर्स होगा नहीं, या ये भी हो सकता है कि बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो आपसे कह रहा है सरफेस प्रोफाइल बताना है। पहले तो ये बात बताओ क्वेश्चन में, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? यस सर, ठीक है। हाँ बेटे कांस्टेंट फोर्स आप देख रहे हैं, यहाँ भी प्यारे बच्चों कांस्टेंट फोर्स आप देख रहे हैं। अब ये वो फोर्स है जो बंदा यूज कर रहा है, ध्यान देना, सवाल को ध्यान से समझना है ना। लेकिन बॉडी की बारे में बात करनी है, तो बॉडी पर एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो वो जो ये फोर्स लगा रहा है पर्सन, एक कोई और फोर्स होना चाहिए, तभी तो दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स जीरो होने से प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो कह रहा है ऐसी कौन सी सरफेस है जिस सरफेस में इस फोर्स के बावजूद भी एक्सेलरेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अपन ध्यान दें तो इसको क्रॉस चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए बी ऑप्शन की बात करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं कि बी सरफेस होती, तो जरा सोचो जैसे यहाँ पर फोर्स लगता और तो कोई फोर्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या ये इस बॉडी को एक्सलेट करा देता और क्या इसकी स्पीड को बढ़ा देता, है ना, यानी कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में क्या हो रहा है ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए के अंदर, हाँ जी, क्या इस बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स मैन वाला ये लगा, तो क्या नीचे की तरफ इस पर एक फोर्स mg sin थीटा लग रहा होगा? सोचो, कमाल की बात है, ये वाला फोर्स भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन तो बॉडी का जीरो आ रहा है ना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बॉडी की स्पीड क्या रही होगी, कांस्टेंट। और जब मैं इसको इस सरफेस पर लेकर के जा रहा हूं, तो क्या इस वाले फोर्स की डायरेक्शन अब चेंज होकर के देखो क्या कुछ इधर आ गई है। mg sin थीटा अभी भी कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। और अगर सोचो दोनों बराबर हैं तो इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब हाँ जी, ये जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस अप्रोप्रिएट इसके बारे में बता रहा है। क्यों? क्योंकि पहले फोर्स एक्सटर्नल ऊपर है, फिर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन की बजाय इस डायरेक्शन में है, हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि mg sin थीटा के बराबर आ रहा होगा। क्लियर है? न ये पॉसिबल है न ये पॉसिबल है, इसके तो पॉसिबल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि सर इस सिचुएशन में कंटिन्यूअसली फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सोच के देखो, क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी तो चेंज हो रही है ना। जबकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें, क्या फोर्स का फिक्स डायरेक्शन पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठंडे दिमाग से मैंने आपको क्वेश्चन रिकॉल तो कराया, अब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये मुझे बहुत बढ़िया से पता है। चलिए बेटे बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। यस, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में। ए balloon with mass m is ascending down, yes, with an acceleration a is less than g, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमेशा हम क्या गलती करते हैं, बताएंगे क्या? यस सर, हम इस क्वेश्चन में बायोंसी को काउंट नहीं करते, जबकि इस क्वेश्चन में बायोंसी आती है। ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बेटे, सबसे पहला काम, क्या ये यहाँ पर एक मैं मान सकता हूँ कोई बैलून है। ओके, इस बैलून का मास कितना है बेटे, m। तो जरा बताइए mg कहाँ लग रहा है, सर नीचे। बेटे इस पर एक बायोंसी ऊपर की तरफ लगाइए, क्योंकि एयर के अंदर है। b इज द बायोंट फोर्स। व्हाट इज b, सर b इज द बायोंट फोर्स। ओके, चलो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले कहाँ जा रहा है, ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी सर mg माइनस बायोंट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से समझिए। वो कह रहा है इसमें से मैंने कोई मास रिमूव कर दिया है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड
तो अगर इसमें से कोई छोटा सा पार्ट m को m डैश को रिमूव कर दूंगा तो जरा बताओ क्या m माइनस m डैश बचेगा? यस सर, बायोन्सी तो बेटे उतनी ही लगेगी। ओके, क्योंकि ये माना जाता है इसके अंदर कि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। और अब ये कहाँ एक्सीलरेट करने लगता है? अब ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करने लगता है। वाओ, तो इक्वेशन क्या हो गई सर? इक्वेशन हो गई b माइनस m डैश इंटू g इज इक्वल्स टू m डैश इंटू e। क्या सब बच्चों को क्लियर है? यस सर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बेटे 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, b छम्मा छम्मा हो जाएगा और m डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। लाइए फटाफट से आप कहते हैं तो उसको सॉल्व भी कर देते हैं, है ना भाई? चलो लिखो पहली इक्वेशन। सर पहली इक्वेशन हुई mg माइनस, हाँ जी, b बराबर ma, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज यस m माइनस m डैश इंटू, सॉरी, b माइनस इतने बराबर m माइनस m डैश इंटू ए। Isn't it? Yes sir। हाँ बेटे, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या दोनों इक्वेशन में ये b कैंसिल हो गया है। बहुत ही भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ, आपको लग रहा होगा भारी होंगे हल्के होंगे, प्लीज दिमाग मत लगाओ। पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बेटे यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एम जी माइनस एम जी प्लस एम डैश जी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए माइनस एम डैश ए। ओके, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा दैट एम डैश इज इक्वल्स टू 2ma अपॉन, हाँ बेटे कितना, g प्लस a। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस m डैश। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसलिए इन क्वेश्चंस में ध्यान रखें, कभी कभी बायोन्सी मिसिंग होता है तो उस बायोन्सी को यूज कर लेंगे। क्लियर है? चलो करते हैं अगला सवाल। हाँ हाँ, ये तो मतलब कई बार पूछा जा चुका है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग का सवाल है भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग में प्यारे बच्चों ध्यान रखें, यस, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में ध्यान रखें, जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होती है ना। यस, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। ओके, तो कैसे करते हैं इन सवालों को? इन सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, पहले इसका एफबीडी बना लीजिए। तो भाई एफबीडी कैसे बनाएंगे? एक काम करो बेटे, हाँ जी, ये रहा एक स्प्रिंग, ये रहा ब्लॉक और ये रहा, है ना बेटे। बिफोर कटिंग की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। दिस इज द सिचुएशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर कटिंग। तो बिफोर कटिंग में सिंपल एफबीडी बनाना है, स्प्रिंग को स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, है ना। चलो, ये mg लग रहा है, इसमें टेंशन कितनी आ गई, T1। हाँ बेटे, इसमें T1 रहेगी और इसमें टेंशन T2 लिख दो। ये कितना है, 3m। तो यहाँ से जो T1 है ये mg के बराबर आ जाएगा और ये इसका भी एक, क्या 3mg लग रहा होगा। तो ये जो T2 है बेटे, ये T2 होगा T1 प्लस 3mg। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 4mg। तो बेटे कटिंग से पहले, किससे पहले, कटिंग से पहले जो ब्लॉक ए है ना, इस ब्लॉक ए पर लगने वाले फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है बेटे 4mg और नीचे की तरफ लग रहा है प्यारे बच्चों 3mg और एक टेंशन T1। और जो आपके पास ये दूसरे वाला ब्लॉक है, ब्लॉक बी, इस पर लग रहा है mg और एक टेंशन T1। कमाल की बात है, T1 भी किसके बराबर है, mg के बराबर है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। चलो बेटे, अब जस्ट आफ्टर कटिंग की बात करते हैं। हाँ जी, तो जस्ट आफ्टर कटिंग की जब हम लोग बात करेंगे तो सर इस सिचुएशन में, जस्ट आफ्टर कटिंग की सिचुएशन में, हाँ बेटे, ये जो टेंशन है ये तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसे आप रस्सी को काटोगे तो क्या रस्सी काटती टेंशन T1 तो जीरो हो गई। लेकिन जो ये स्प्रिंग फोर्स है प्यारे बच्चों, जिसे आप T2 कह रहे हो, क्या कह रहे हो जिसको, T2, ये चेंज नहीं होगा।
समझ गए आप लोग? यानी कि सर ये वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 0 हो जाएगा, बस काम खत्म। तो जरा बताओ, हाँ जी, इसका मतलब सर ब्लॉक ए के एफबीडी में अभी भी ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 4 mg। और सर इसमें ए वाले में नीचे की तरफ लग रहा है कितना, सर ये लग रहा है 3 mg, और जो T1 था बेटे ये 0 हो गया है। क्या सब बच्चों को क्लियर है? और जब बात करेंगे दूसरे वाले ब्लॉक की, तो क्या इस दूसरे वाले ब्लॉक में बेटे, हाँ जी, बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो बी में सर केवल और केवल mg लग रहा होगा, क्योंकि इस केस में T1 कितना हो जाएगा, 0। प्यारे बच्चों, फोर्सेस अनबैलेंस हो चुके हैं। अनबैलेंस फोर्सेस में आप सभी जानते हैं, हाँ जी, क्या इसका एक्सेलरेशन सर नीचे की तरफ, इसमें ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो क्या इसका एक्सेलरेशन बेटे ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो एक इक्वेशन तो इसकी आ गई। क्या आ गई इसकी इक्वेशन, सर 4 mg माइनस 3 mg इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, क्या 3m इंटू ए। ओके, तो यहां से दैट ए कम्स आउट टू बी, हाँ जी सर, ये आ जाएगा G/3। क्लियर है प्यारे बच्चों, G/3। और इसी तरह से जो ए बी आएगा, ए बी कम्स आउट टू बी G डाउनवर्ड्स। चलो जी, ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। G/3, वाओ, ए आपसे पूछ भी किस किस के रहा था, ए और बी के ही तरह है, तो ए का एक्सेलरेशन बेटे G/3 है, और इसका एक्सेलरेशन G है। प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपटीशन की डेप्थ ये है। आप ये सोचें कि नहीं सर, हमें तो आसान आसान पढ़ रहा है, आसान आसान करके काम चल जाएगा, वो आप एक गलत फहमी पाल लें, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर आपको फिर डिटेल में पढ़ना है तो आप थ्योरी वाले लेक्चर्स को देखेंगे, मैंने इसके ऊपर 4 5 6 बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराए हुए हैं, तो कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? फिर भी एक बार बता दूं, रस्सी में टेंशन एकदम से 0 हो जाएगी, जबकि स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, है ना। तो इस रस्सी के कटने पर ये वाला फोर्स चेंज नहीं होगा, ये मुझे ध्यान रखना है। क्लियर है? चले बेटे, करते हैं अगले सवाल को। वाह, म्याऊ म्याऊ सवाल है, म्याऊ म्याऊ, कौन सा म्याऊ सवाल है सर? इस सवाल का नाम है गोट म्याऊ सवाल, GOAT, गोट म्याऊ सवाल। ये कैसा नाम रख दिया सर आपने? एक्चुअली उसको याद करने का जुगाड़ है। एक स्टैंडर्ड सवाल है, दैट ए इज इक्वल्स टू G/म्यू। समझ में आया बेटे? मैं ऊपर, मैं नीचे, म्याऊ, तो G/म्यू है ना भाई। चलो देखें क्या सवाल है प्यारे बच्चों। हाँ जी, ये एक ट्रॉली है जो कि किसी एक्सेलरेशन अल्फा से जा रही है। क्या सब बच्चे जानते हैं इस पर, इस डायरेक्शन में क्या बेटे एक स्यूडो लग जाएगा, कितने का, एम अल्फा का। बहुत सुंदर। mg कहाँ लग रहा है बेटे, नीचे। क्या यहाँ पर प्यारे बच्चों एक फ्रिक्शन आ जाएगा ऊपर की तरफ, है ना भाई। एफबीडी से सिंपल, ये ऊपर की तरफ फ्रिक्शन आ जाएगा, और इसी वजह से यहाँ पर मुझे एक क्या दिखाई देगा, नॉर्मल दिखाई देगा। ये कहानी है। ये कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, सब बच्चे जानते हैं। स्यूडो फोर्स इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए। अब ये नहीं गिरेगा, इसकी कंडीशन बताओ सर। इसकी कंडीशन ये है कि सर ये जो mg है, ये कभी भी फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि दिस mg is always less than equals to Fs max। ये हमें प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। समझ में आ रही है ना बात? चलो जी, और Fs max क्या होता है सब बच्चे जानते हैं। सो दिस Fs max is equals to mu into n। और यहाँ पे n क्या है, क्या यहाँ पे n m अल्फा के बराबर है। वेरी गुड। तो यह आ गया म्यू इंटू m अल्फा। बस इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या mg शुड बी दिस इज इक्वल्स टू म्यू m अल्फा। देखो कमाल की बात है, मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो क्या अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू G/म्यू। क्या सब बच्चों क्लियर है? म्याओ, तो गॉट अपॉन म्याओ। क्लियर हो गई बात? यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी सही होगा। क्लियर है सबको? याद रखना, स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। चलो बेटे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी,
The upper half of an inclined plane with the inclination phi is perfectly smooth, while the lower half is rough. A body starting from the rest at the top, okay, will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो भाई लोगों, अगर ये कोई इंक्लाइन प्लेन है भाई, तो क्या इंक्लाइन प्लेन पर प्यारे बच्चों अगर सरफेस स्मूथ होती है तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जी साइन थीटा होती है? बिल्कुल होती है सर। लेकिन अगर प्यारे बच्चों यहीं पर कोई फ्रिक्शन होता है तो क्या इस फ्रिक्शन की सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन होता है, क्या ये एक्सेलरेशन अब जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है? तो बेटा अपने को ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन वाली सरफेस की सिचुएशन में ये एक्सेलरेशन लेना है, बिना फ्रिक्शन के ये एक्सेलरेशन लेना है। क्लियर है? चलो जी, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सर ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन। ओके बेटा, अपर हाफ क्या है इसका? सर अपर हाफ तो स्मूथ है, और इसका जो लोअर हाफ है वो क्या है बेटे? सर दैट लोअर हाफ इज रफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, अब सोचो यहां से चला रेस्ट से, क्या यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो गई? सर इसकी स्पीड v हो गई। अच्छा बेटे, इस एंगल को मैंने फाई कहा। यस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई दिया है। अच्छा, फिर कह रहा है यहाँ पे फिर भी कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है? तो आपसे इस कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले बताओ, अगर ये टोटल लेंथ कितनी है? अगर ये टोटल लेंथ प्यारे बच्चों 12 है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या इस लेंथ को मैं L कह सकता हूँ? और ये भी मेरे लिए क्या होगी? L होगी। ठीक है, तो पहले यहां से यहां तक के लिए इस फर्स्ट पाथ के लिए थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। यस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ बेटे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी साइन फाई इंटू एल। क्या ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई? यस सर। अब सुनो बेटे ध्यान से, दूसरे में सेकंड सरफेस के लिए क्या फाइनल स्पीड 0 है? तो क्या फिर लगाता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस 0 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे ये जो u है यहाँ पर, ये जो u है क्या ये तो इसका v है, तो यानी कि इसके लिए जो u है इसका तो v हो गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, v स्क्वायर, और इस बार माइनस लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन होगा, है ना? क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन इसकी डायरेक्शन को अपोज करता है। किसकी डायरेक्शन को अपोज करता है? फ्रिक्शन मोशन को अपोज करेगा। ओके, तो ये इसकी स्पीड को क्या करेगा प्यारे बच्चों? घटा देगा। क्लियर है? तो यानी कि सर इस सिचुएशन में -2 इंटू, हाँ बेटे, जी साइन फाई माइनस म्यू जी कॉस फाई, बस हो गया काम। तो यहां से वी स्क्वायर कितना आ गया सर? 2 जी साइन फाई माइनस म्यू जी कॉस फाई। क्या क्लियर है बेटे? बस अपना हो गया काम। इस वाली इक्वेशन को इसके बराबर कर दो, क्योंकि दोनों भी स्क्वायर क्या है? सेम है। सिंप्लीफाई करके म्यू निकाल लोगे तो बेटे इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा कितना? 2tan5। क्लियर है भाई? तो प्लीज हल्के में ना लें, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं करा रहा हूँ जो मेरे अपनी इच्छा से करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। तो प्लीज आप कंपटीशन की डेप्थ को समझें। चले आगे बढ़े। हाँ बेटे, अब देखो फिर वही सवाल है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो याद हो जाएगा, यही तो रिवीजन की खास बात है। हाँ बेटे, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? ए स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज एट रेस्ट ऑन ए 45 डिग्री इंक्लाइन एंड देन स्लाइड्स ए डिस्टेंस d। ओके, the time taken to slide is n times as much to slide on rough incline on a smooth incline than the coefficient of it। अब भाई देख लो, ये सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना, लॉजिक समझो। जब स्मूथ सरफेस है तो क्या सब बच्चे जानते हैं स्मूथ सरफेस में, हाँ बेटे, क्या एक्सेलरेशन अब तो याद हो गया है कितना? सर जी साइन थीटा, और यहाँ थीटा कितने डिग्री दे रखा है बेटे? 45 डिग्री। मेरा काम आपको रिवीजन कराना है, मैं आपको केवल क्वेश्चंस को रिकॉल करा रहा हूँ। क्लियर है ना? अब सोचिए डिस्टेंस कितनी गिरा d, तो क्या इक्वेशन लिखूंगा? d इज इक्वल टू हाफ इंटू, यस, क्या जी साइन थीटा इंटू, हाँ बेटे, इंटू t1 का स्क्वायर। अब सेकंड सिचुएशन देखें। चलो भाई फ्रिक्शन ले आओ, अभी तो याद करवाया था मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बार कितना है?
सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो एक्सेलरेशन याद है क्या? यस सर। क्या जी साइन थीटा माइनस क्या बेटे म्यू जी कॉस थीटा होगा? एग्जैक्टली। तो अब इसको टाइम कितना लगता है? T2, और अब टाइम ज्यादा लगता है, that T2 is n times of T1 according to the question। देखो ना क्या कह रहा है, the time taken to slide is n times as much to slide on rough incline than on smooth incline। यानी कि अगर स्मूथ इंक्लाइन पर कोई T टाइम लगा या T1 टाइम लगा तो रफ इंक्लाइन पर लगने वाला टाइम n टाइम्स ऑफ T1 होगा। यस, समझ में आ गया है अब तो सब बच्चों को। तो चला फटाफट से T2 निकाल लो। क्या डिस्टेंस D ही चला? यस सर, हाफ इंटू, हाँ बेटे, क्या जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू T2 का स्क्वायर। ठीक है ना भाई? बस बेटे यहाँ दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करके बेटे यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास म्यू का रिलेशन आ जाएगा और मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए करते हैं अगला सवाल। सीधी बात, नो बकवास, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन बनाए रखें और प्लीज इस चीज से ऊपर उठें कि बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ा रहे हैं। कोविड की सिचुएशन है प्यारे बच्चों, किसी भी व्यवस्था की कमी नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया इस बार इस आईपैड के ऊपर ये प्रोग्राम चलाने का, है ना। ये हमारी मजबूरी है और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, अगला सवाल लेकर के आ रहे हैं। बहुत शानदार सवाल है प्यारे बच्चों, देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा कुछ लोगों के, तो कहने लगे हाँ सर ये तो वैसे ध्यान ही ना आते सवाल, अब तो फटाफट से याद आ गए हैं। बिल्कुल। ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस विद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा। द inclination is given an acceleration a, okay, to keep the block stationary। तो आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों a की वैल्यू बताओ। भैया रटा रटा ऐसा आंसर है, हाँ जी, a इज इक्वल्स टू जी टेन अल्फा, और प्यारे बच्चों नॉर्मल पूछ ले अगर तो ये आता है एम जी अपॉन कॉस अल्फा। ये है प्यारे बच्चों बेसिक सा कंसेप्ट। क्या है आइए इस पे चर्चा करते हैं फटाफट से। जब आप इसको ए एक्सेलरेशन से प्यारे बच्चों चला रहे होंगे, तो जब आप इसको ए से चलाएंगे तो क्या सब बच्चे जानते हैं इस पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना भाई। क्या होता है स्यूडो फोर्स जानने के लिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बार बार लेक्चर देखो। हाँ बेटे, क्या ये एम ए इधर की तरफ लग रहा है? यस सर। हाँ जी बेटे, क्या ये नॉर्मल आ रहा है? बिल्कुल सर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी। देखो लिखा है ना स्टेशनरी, बट स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, ये ध्यान रखना, दिस इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, इजंट इट? चलो बेटे, तो इसका मतलब इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। अब सब बच्चे जानते हैं इधर की तरफ क्या लग रहा है, वाओ, एम जी साइन थीटा, और बेटे इधर की तरफ क्या लग रहा है सर? इधर की तरफ लग रहा है एम जी कॉस थीटा, है ना बेटे। थीटा की जगह अल्फा लिख लो, मुझे आदत नहीं है बार बार, मुझे फिर अल्फा अल्फा ध्यान आता रहता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा ना। चलो कोई बात नहीं, अल्फा ही लिख लो, क्वेश्चन को क्यों खराब करें। हाँ जी, साइन अल्फा, यह है बेटे एम जी कॉस अल्फा। इज दैट क्लियर? तो जरा बताओ ये एंगल कितना है? अल्फा। अब एम ए के कंपोनेंट करो, किसके कंपोनेंट करने हैं? एम ए के। तो जो एम ए के दो कंपोनेंट अपन करेंगे, ये एंगल अल्फा है। कौन सा एंगल अल्फा है? ये। तो बेटे ये एंगल अल्फा होगा, तो एम ए का ये कंपोनेंट होगा एम ए कॉस अल्फा, और एम ए का ये कौन सा कंपोनेंट होगा सर? ये कंपोनेंट होगा एम ए साइन अल्फा। अब बताओ भाई, इसको स्टेशनरी रखना है, इसको स्टेशनरी कब रख सकते हैं? जबकि ये इसके बराबर हो। तो इसका मतलब मजा आ गया, यानी कि सर दिस एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा। प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ए कितना आ गया? दिस ए कम्स आउट टू बी जी टेन अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या सब बच्चों को क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। यार बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, फटाफट से देखते हैं। समय वैसे ही बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइन, ओके, F1 while the minimum force needed to prevent it from sliding down is F2। बेटे ध्यान से समझना है ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो पहले तो इस लैंग्वेज का इसका बेसिक मतलब समझें। देखो ये एक इंक्लाइन सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है। अब बताओ नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? क्या सब बच्चे जानते हैं? वही एम जी साइन थीटा, और बेटे ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन की मैं सेकंड F2 की बात कर रहा हूँ ना। यस, टू प्रिवेंट स्लाइडिंग,
क्योंकि स्लाइड अगर बॉडी कर रही है तो बॉडी नीचे आना चाह रही है, तो उसको रोकने के लिए मैंने यहाँ पर बेटे एक F2 फोर्स लगाया। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास F2 की वैल्यू क्या आ गई भाई सर, यहाँ से आ गया F2 प्लस F इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, mg साइन थीटा, तो दैट F2 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। क्लियर है बेटे? ये F2 आया। अब देखो इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है यस द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी। अब सोचो ये फोर्स पहले तो उसको रोकने के लिए काम आ रहा था, अब ये रोकना नहीं, अब इसको पुश कर रहा है, तो जब पुश कर रहा है तो ऑब्वियस फोर्स अभी भी ऊपर ही लगेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहा है तो फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज करके बेटे नीचे आ जाएगा, किसके साथ सर, इस mg साइन थीटा के साथ। यानी कि इक्वेशन हो गई बेटे F1 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, यानी कि म्यू mg कॉस थीटा। तो F1 और F2 बस जी, हो गया सवाल। हाँ बेटे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या F1 F2 का रेशियो निकालना है? यस सर। तो बेटे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से F1 अपॉन F2 आ जाएगा स्टूडेंट्स mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन, हाँ बेटे सॉरी, प्लस और अपॉन mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। सही है बेटे? आपको यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर दिया है प्यारे बच्चों? 2 म्यू के बराबर दिया है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा mg टेन थीटा यस प्लस म्यू mg अपॉन, हाँ जी बेटे, ये आ जाएगा mg टेन थीटा माइनस म्यू mg। क्लियर है स्टूडेंट्स? और टेन थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं? टेन थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2 म्यू, तो बेटे 2 म्यू रख देंगे तो क्या सॉल्व करके मेरा इसका आंसर आ जाएगा। घर तक छोड़ के आऊं क्या? नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। और प्लीज क्वेश्चन में प्यारे बच्चों लैंग्वेज का ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में और दे रहा हूँ, इसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के देंगे। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जेई मेंस में पूछा गया है ना बेटे? यस। और जेई मेंस में पूछे गए सवालों का सीधे सीधे संबंध किससे होता है? सीधे सीधे संबंध नीट से होता है। तो इसलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप जरूर करके आएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज का आखिरी और बेहतरीन सवाल, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा जा चुका है और इसके नीट में आने की पूरी पूरी उम्मीद है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ये एक सरफेस आपको दिया हुआ है ना? यस, इस तरह का एक सरफेस है प्यारे बच्चों, इसकी इक्वेशन आपको ऐसे दी है। देखो भाई, अगर मान लो आप जो है डर के पीछे हट गए तो यार मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा एटीट्यूड है। एटीट्यूड सॉलिड वाला होना चाहिए यार। ये बेटे y है प्यारे बच्चों, ये क्या है x। ओके, और यहाँ पर ये बॉडी कुछ इस तरह से पहुंच गई है, ए लाइक दैट। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए जिस पर बॉडी क्या करना शुरू करेगी, जिस पर बॉडी स्लिप करने की कंडीशन में आ जाएगी, है ना? द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब बस जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन में आने वाली है। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है? सिंपल एंगल ऑफ रिपोज का फंडा लगाना है। और सर ने क्या बताया था? अभी सर ने बताया भी था कि अगर ये कोई सरफेस है तो इस सरफेस पर, यहाँ पर अगर ये ब्लॉक है तो बेटे ऐसे टेंजेंट बना दो। डरना नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, प्लीज विश्वास कीजिए। पेपर में पूछा गया है, जो ये कह दे कि आउट ऑफ सिलेबस है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। पेपर में पूछा गया है, यहाँ पे सब सवाल करते हैं इस तरह के। ये रहा प्यारे बच्चों थीटा का टेन थीटा, और सब बच्चे जानते हैं यही आपका एंगल ऑफ रिपोज भी होता है ना? और क्या सब बच्चे जानते हैं ये टेन थीटा dy बाई dx के बराबर भी होता है, और यही टेन थीटा क्या बेटे म्यू के बराबर भी होता है, एंगल ऑफ रिपोज। ठंडे दिमाग से सोचना, तो क्या म्यू इज इक्वल्स टू dy बाई dx। हो गया मेरा काम। चलो भाई, म्यू कितना दे रखा है सर? म्यू मुझे गिवन है हाफ। कितना बेटे? यस, दैट म्यू इज इक्वल्स टू हाफ। और dy बाई dx यहाँ से देखो कितना आएगा सर? यहाँ से जब मैं dy बाई dx निकालूंगा बेटे, यह आएगा 3x स्क्वायर बाई 6 से
दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया मेरा काम। सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, तो बेटे x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और x की वैल्यू उठा करके कहाँ रख दूंगा, यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास y आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/6। और शायद ये आपसे ये y ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये y ही तो पूछ रहा है। तो ये जो y होगा प्यारे बच्चों, दिस y इज दिस y इज यस 1/6। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये था आज का अपना सेशन, आज का डिस्कशन सेशन। होप आपने एंजॉय किया होगा, नहीं भी किया तो प्लीज करें प्यारे बच्चों, पढ़ना तो है, ये तो तय कर लें। और विश्वास कीजिए, अर्जी फर्जी चीजें करने की बजाय अगर हम काम की चीजें करेंगे तो तभी हमें करने का फायदा है। तो थैंक यू, आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा। अगले लेक्चर में हम लोग मिलने वाले हैं सर्कुलर मोशन के साथ। तो सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कल, सर्कुलर मोशन बढ़िया से रिवाइज करा के आइएगा। मैं फिर आपका अपना अमित वर्मा एक बार फिर से आपको बहुत बढ़िया से प्यारे बच्चों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और प्यारे बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोशन एजुकेशन को, है ना, कमेंट करें और हमें मोटिवेट करें। और मैं आपसे एक बात और छोटी सी प्यारे बच्चों ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपको लग रहा है कि थ्योरी में लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज आप साइट पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए या हमारी ऐप पे जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। और वहां पर फ्री में एक नीट महा मैराथन कोर्स करके लिखा हुआ है, वहां जा करके आप कनेक्ट होंगे तो सारी की सारी थ्योरी आपको मिलेगी और कम से कम समय में। तो अगर आपको अभी भी लग रहा है यार मेरा ड्रीम है और मुझे पूरा करना है, तो प्लीज किसी पे डिपेंडेंसी मत रखिए, बस मेहनत कीजिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।